एमकेएम तो शिकवा कर रही है कि ना पीपल्स पार्टी ने ना नून लीग ने किसी ने इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की, कोई बात नहीं की, किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए जी, अभी बिल की फाइनल शेप तो आई नहीं है। एमक्यूएम तो हमारी इत्तेहादी जमात है, गवर्नमेंट के साथ है वो, और वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्दो गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा गवर्नमेंट के सपोर्टर है। इसलिए हम समझते हैं कि इसको अभी जब तक उसकी फाइनल शेप नहीं आती तब तक मेरा ख्याल है इस पर कोई डायलॉग या डिबेट करना कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। जब ये फाइनल शेप आ जाएगी तो ये कौम के सामने आ जाएगा, और फिर जब गवर्नमेंट इजलास बुलाएगी तो उसमें वो टेबल भी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अभी प्री मेच्योर बात है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जो हमने बिल्कुल कौम के सामने रखा हुआ है। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले जो इतनी बड़ी कोशिश हुई, जिसके लिए तमाम लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा किया गया, फिर इंतज़ार किया गया, और फिर एक ख़ास दिन अचानक पता चला कि जनाब आज आईनी तरमीम पेश होगी, इजलास बुलाने शुरू कर दिए। मौलाना साथ नहीं थे, मौलाना तक ड्राफ्ट किसी को नहीं पता था, पीपल्स पार्टी तक को नहीं पता था। वो क्या हुआ? वो एक्सरसाइज क्यों नाकाम हुई? वो किसका कसूर था? आप लोग उस वक्त तो पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत इतनी ज़्यादा याद नहीं आई थी, बाद में याद आना शुरू हो गई। नहीं, ये बात नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह था। लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इतना अहमियत क्यों है? बुनियादी वजह यह है कि ये आम लेजिस्लेशन नहीं है, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की चाहिए, और इसीलिए इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 2/3 मेजॉरिटी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो जो माजी में हुआ, मैंने लेट्स नॉट डिस्कस दैट, और इस पर पीपल्स पार्टी ब्लेम गेम में पढ़ना नहीं चाहती। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ था 2006 में, हम उस मौक़िफ़ पे आज भी हैं और उस पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है आप लोगों के पास, फिर नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? देखिए, 2/3 मेजॉरिटी होगी तो बिल टेबल होगा ना। ऑब्वियसली जो नंबर कम है उसके लिए ऑब्वियसली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बिल्कुल राब्ते, जमातों से राब्ते, और उस पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। की जाएगी या की जा रही है? इस वक्त कोशिशें जारी हैं या अभी की जानी हैं कोशिशें? बिल्कुल नहीं, कोशिशें ऑब्वियसली है, राब्ते हैं, मुलाकातें हैं, डिस्कशंस हैं, वो तो चल रही हैं। अच्छा बुखारी साहब, 63A का जब फैसला आया और जिस तरह हुकूमत ने उस फैसले को वेलकम किया, या उससे पहले भी जो सदारती रेफरेंस का जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, उस पर जो एतराज़ था कि वोट काउंट नहीं होगा ऐसे शख्स का जो किसी और पार्टी से जीत के आया हो और पार्टी की हदायत के खिलाफ जाए, तो अब तो फैसला आ चुका है। तो क्या आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप लोगों को तोड़ फोड़ कर लें, पीटीआई के लोगों को, उन्हें कहीं अपने साथ मिला लें? देखिए जी, बात यह है कि तोड़ फोड़ करने की बात नहीं है। अभी आप देखें, ये नेशनल असेंबली की कंपोजिशन है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या स्ट्रेंथ है, और अगर कोई शख्स अपनी जमात से डिसएग्री करता है तो ये उसका राइट बनता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है कि वो अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के साथ उन सर्टन इशू डिसएग्री करे, और जब डिसएग्री करेगा तो ऑब्वियसली वो उनके ख़िलाफ़ वोट देगा। लेकिन ये जो 63A का फ़ैसला था, उसे तो मुल्क में खासी पज़ीराई मिली है, लीगल कम्युनिटी से मिली है, क्योंकि हमारा एतराज़ था कि उस वक़्त की जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। ऐसी कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, ये तो प्रोविज़न नहीं है। और फिर अगर आप एक्ट अपॉन जब तक नहीं करते, एक्ट अपॉन तब होता है कि जब वोट वो डाले, वो डिसेंट करे अपनी पार्टी से और वो काउंट हो। अगर वो काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो वोट पे एक्ट अपॉन ही नहीं हुआ। और फिर ये आप ये देखें 63A के वो जो जजमेंट थी, वो तो जो नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको तो इनफेक्टिव करके रख दिया गया था। कभी भी किसी के खिलाफ नहीं हो सकता था नो कॉन्फिडेंस। हालांकि राइट यह है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो अपनी पार्टी से डिसएग्री कर सकता है, बिल्कुल। उसकी ये था कि उसको सीट लूज़ करनी पड़ेगी,
और सीट लूज़ करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उस पर ये एम्बार्गो तो नहीं है कि वो री इलेक्ट नहीं हो सकता, वो इलेक्शन में दोबारा नहीं जा सकता, और फिर वो हल्के में जाए। अगर उसका ओपिनियन जो है जो उसने दिया अगर उसको पजीराई अपने हल्के से मिलती है तो दोबारा मुंतखब हो जाएगा। अच्छा नैयर बुखारी साहब, आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन यानी पीटीआई के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो बहुत मुखालफत भी कर रही है इसकी, वकला की तरफ से भी बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है इस मामले पर, तो आप क्या समझते हैं इस रेजिस्टेंस के साथ आसान होगा आप लोगों के लिए इस तरमीम को पास करवा लेना? देखें ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, आप आज का डॉन पढ़ लें जो लॉयर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुआ, उसमें लॉयर्स बॉडी की रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी थी, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी थी, उसमें पेशावर हाई कोर्ट की नुमाइंदगी थी। तो आप ये देख लें आज के डॉन में उसकी रिपोर्टिंग है, तो वो ऑब्वियसली विद इन लीगल फ्रेटर्निटी डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है और है भी, लेकिन आप इसको ये कैसे कह सकते हैं कि ये लीगल कम्युनिटी एज अ होल इसके खिलाफ है? मैं नहीं समझता कि लीगल कम्युनिटी जो है वो एज अ होल इसके खिलाफ है। तो अब ये अगर ये बताइएगा बुखारी साहब कि वो कम से कम कौन सी चीज़ है क्यों जिस पे पीपल्स पार्टी समझती है कि कंसेंसस हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस वक्त लीड ले रखी है आईनी तरमीम के लिए और पीपल्स पार्टी का बुनियादी नुक्ता आईनी अदालत लगती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दीगर चीज़ें भी ऐसी हैं जिनके ऊपर एतराज़ हो सकता है, किसी वकील को हो सकता है, किसी सहाफ़ी को हो सकता है, किसी सियासतदान को हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल है। तो आपके नज़दीक मिनिमम तरमीम क्या है जो एक्सेप्टेबल हो सकती है तमाम पार्टीज़ के लिए? देखिए मैंने आगाज़ में कहा अभी बकरम साहब कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो जो प्रोविंशियल लेवल पे भी हो और जजेस अपॉइंटमेंट पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उस पर कानून साजी होनी चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इन लाइन रखना चाहिए जो 18th अमेंडमेंट थी, क्योंकि मुझे इसका ख़ुद इल्म है बराह रास्त, क्योंकि जो पहली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 18th अमेंडमेंट की, उसका पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन मैं ख़ुद था और हमने जो 6 जजेस को डिसअप्रूव किया था वो एक पिटीशन जो डलवाई गई किसी की बिहेस्ट पे और हमारी प्रोसीडिंग्स को अनडू किया गया, तो हम समझते हैं कि वो हमारा मैंडेट हमसे छिन गया, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रुथलेस कर दिया गया। तो इसलिए हम समझते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट में भी इसको रिविज़िट करना चाहिए और जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी फारूक नाइक साहब की सरबराही में जिसमें और पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, तो ये क्योंकि आप ये देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब ये चीफ जस्टिस का मनसब संभाला, वो रेस्टोरेशन उनकी हुई, तो जो जितनी लॉट हाई कोर्ट में एलिवेट हुई बेसिकली तो एलिवेशन हाई कोर्ट की थी, तो अपने चैम्बर्स के फेवरेट लोगों को डाला गया, तो वो काजी फाइज ईसा भी उन्हीं दिनों अपॉइंट हुए थे, इख्तियार था। काजी फाइज ईसा भी याद होगा आपको, उन्हीं दिनों कोयटा में अपॉइंट हुए। लेट मी कंप्लीट इट नाउ जी, लेट मी कंप्लीट इट। Sure, तो वो एक्सेप्शंस भी तो होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही हों, लेकिन मेजॉरिटी जो थी आप देख लें कि उन वकला के चैम्बर्स थे या उन चैम्बर्स से जिनकी जजेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ वाबस्तगी थी, उनमें से बहुत सारे लोग हुए। तो हम समझते हैं कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अच्छा नैयर बुखारी साहब, 18वीं तरमीम के मामले पे पीपल्स पार्टी ने बहुत तवील मुशावरत की थी और बड़े गौर व खौस के बाद ये तरमीम लाई गई थी। अब कहा जा रहा है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है इसका क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी लेना चाहती है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं की जा रही है इसको लाने में। जिस तरह से मुशावरत 18वीं तरमीम के मामले पर हुई, इस तरह से मुशावरत नहीं हो रही है शायद इस मामले पर। मेरा ख्याल है आप 18वीं तरमीम में देख लें कि मोर देन 100 आर्टिकल्स थे वो अमेंड हुए थे, और वो जो मैं कहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोल्यूटेड था सिंस ज़िया-उल-हक रजीम, और 8th अमेंडमेंट से लेके ऑनवर्ड तक 17th अमेंडमेंट तक आप देख लें तो उसकी जो पार्लिमानी
कंपोजिशन थी या हैसियत थी उसको तो चेंज कर दिया गया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एफर्ट से और बाकी जमातों से जो पार्लियामान में थी, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने कंसेंसस के जरिए, अभी तो ये सिर्फ 2 आर्टिकल्स की बात है और इसमें तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग की बात नहीं है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये वोट नेशनल असेंबली में भी होगा और सेनेट में भी होगा इस पर। बुखारी साहब, एक बार बार इतराज आता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एनएफसी है उसने विफाक को कमज़ोर कर दिया है, सूबों को मजबूत कर दिया है, और पैसे अब विफाक के पास इतने होते ही नहीं कि वो सवाए अपने बहुत ही ज़रूरी अखराजात पूरे करे और वरना फिर कर्जा लेने पे मजबूर हो, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान को पे करना है, हम सब को पे करना है। तो इसके हवाले से भी कुछ आईनी तरमीम की बात हो रही थी और IMF से कुछ इस किस्म की डिस्कशंस भी हुई। तो क्या उस तरह की कोई चीज़ भी आप समझ रहे हैं कि तरमीम में कुछ शामिल होगी? देखें, मैं बार बार कह चुका हूं, फिर आप क्या सराइयों पे बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि जो आपका अवार्ड है NFC, उस पर डेवोल्यूशन भी थी 18th अमेंडमेंट में, तो आपने क्यों वो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व नहीं की तो फेडरल गवर्नमेंट को उनके एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े। और अभी वो जब वो प्रैक्टिकली डिवॉल्व हो जाएंगी तो एक्सपेंसेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन NFC अवार्ड जो है वो उसका फॉरम अलहदा है, उसका फॉरम अलहदा है और वो फॉरम अलहदा डिस्कशन करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजंस ऑलरेडी मौजूद हैं उनके बारे में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इनपुट बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मैं नहीं समझता हूँ कि NFC अवार्ड को उसको डिस्टर्ब करना चाहिए। एक्सपेंसेस जो हैं उसके बारे में बिल्कुल गौर करना चाहिए कि फेडरेशन अपने एक्सपेंसेस कैसे बर्दाश्त करेगी, और उसके लिए डेवोल्यूशन बुनियादी बात थी। और सेकेंडली आप अपने जो है रिसोर्सेज को जनरेट करें और एनहांस करें उनको। तो ये आपने टाइमलाइन क्या रखी है आईनी तरमीम के लिए? यानी क्या ये SCO के इजलास के फौरन बाद या पहले, क्या मामला है? देखिए, इस पे जगह जो ही कंसेंसस डेवलप होगा, इररिस्पेक्टिव SCO से पहले हो या बाद में, बात है पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसेंसस डेवलप करने की। जिस दिन कंसेंसस डेवलप हो गया तो फिर इजलास बुला लिया जाएगा और बिल टेबल कर दिया जाएगा।